ठीक है, तो अब हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो क्या होता है, कैसे ये चीजें होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। जैसे मान लो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। कोई ग्राफ इस तरह से बना है, ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स का कोई ऐसा ग्राफ बना है। कोई भी ग्राफ हो सकता है, कोई भी फंक्शन होगा, जैसा साइन होगा तो साइन की तरह होगा, कॉस होगा तो कॉस की तरह होगा, एक्सपोनेंशियल होगा तो उस तरह से होगा। मैंने एक जनरल ग्राफ बना दिया है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। y इक्वल टू एफ एक्स का मैंने एक जनरल ग्राफ बना दिया, ठीक। अब यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया ऐसे, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू और y की वैल्यू को मैंने यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये मान लो x की वैल्यू को हमने बोल दिया x1, यहां पर y की वैल्यू को बोल दिया y1, और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने कि ये पॉइंट A है। सेम उसी तरह से हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया B, और यहां पर इसकी वैल्यू को बोल दिया x2, और यहां पर इसकी वैल्यू को बोल दिया मैंने y2, ठीक। अब अगर कोई भी लाइन अगर किसी ग्राफ को अगर कट करती है बेटा ना, तो कट करने वाली लाइन जो होती है, ग्राफ को कट करने वाली लाइन इन दो पॉइंट्स पर, इसे बोलते हैं, इस लाइन का नाम होता है सेकेंड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सेकेंड, ठीक है। ठीक, अब देखो इसके बाद अगर हम इस ए पॉइंट से इस लाइन को आगे बढ़ा दें, यहां पर लेके चले जाए, और इधर से इसको हम ऐसे देखें, तो बेटा क्या इस वाले इस पॉइंट को अगर हम सी नाम दे दें, तो क्या ये BC डेल्टा y के बराबर होगा? क्या y2 माइनस y1 होगा? क्या ये BC लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ क्या ये होगी? यस, ठीक। क्या इसके बाद जो ये लेंथ है, ये लेंथ आपकी डेल्टा x बोली जाएगी? क्या डेल्टा x का मतलब x2 माइनस x1, क्या ये बोला जाएगा? बोलो, ठीक है। अगर ऐसा बोला जा रहा है तो बेटा इस लाइन का, जो लाइन हमने बनाया है, इस लाइन का ये वाला एंगल अगर देखा जाए, तो ये एंगल क्या हम एक नाम दे दें? थीटा एस। थीटा एस नाम दिया, सेकंड का एस लिया मैंने, थीटा एस नाम दे दें इसे। एस थोड़ा सा सही नहीं बना है, एस को हम ठीक से बना देते हैं, थीटा एस। क्या इसे हम बोल दें? यस, थीटा एस बोल सकते हैं इसे हम। अच्छा, अगर हम टेन थीटा एस की बात करें तो क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब BC अपॉन बेस AC, और ये क्या है? डेल्टा y, और ये क्या है?
डेल्टा एक्स। और आप याद करो जब हम लोग एक्स क्यूब वाला एक इक्वेशन बनाए थे और एक एक्स क्यूब की इक्वेशन में हमने कुछ वैल्यूज एज्यूम की थी, तो क्या वो वैल्यू भी तो हम लोग यही ले रहे थे, सबसे पहले डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का रेशियो ले रहे थे। Yes. और उसी में डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कर दिया था, तो यही आपका डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हुआ था। Yes, sir. क्या इसे हम बोल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x? क्या इसे बोल सकते हैं हम? बोलो, याद Yes. करो वहां पर यही बात किया था कि अगर हमने डेल्टा एक्स में चेंज किया तो वाई में चेंज डेल्टा वाई आ रहा है, तो अगर हम चेंज वन के रेस्पेक्ट में करें तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो रहा था। और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही हम लोगों ने बाद में डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो करके डी वाई डी एक्स के फॉर्म में लिखा था। Yes. ठीक। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा इस बात को देखना कि अगर हम इसे यहां पर एक काम मैं और करूं, अगर मैं ये करूं यहां पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का कैलकुलेशन करें, तो इसे हम बोल सकते हैं डी वाई डी एक्स। ऐसा बोल सकते हैं, पुरानी वाली चीज को याद करना, ऐसा बोल सकते हैं। Yes. पिछले लेक्चर में याद करो जो हम लोग टेबल बनाए थे, टेबल में ये काम कर रहे थे। और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो मतलब लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, यही क्या है आपका डी वाई डी एक्स था। अब यहां पर डेल्टा एक्स को जीरो के नजदीक कैसे लाया जा सकता है? बोलो, जीरो के नजदीक कैसे ला सकते हैं हम? जो ये लाइन है बीसी, ये ए बी, इस लाइन को थोड़ा सा हम ऐसे करते चले, ऐसे करते चले, तो क्या ये, आप देखो जब ये लाइन हमने बी को यहां पर लेके चले आए, तो आप बताओ डेल्टा एक्स आपका पहले से कम हो गया कि नहीं हो गया? Yes. बी को हम ए के क्लोज लेके चले, मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब है बी को हम किसके नजदीक लेके चल रहे हैं? ए के नजदीक लेके आ रहे हैं। और जैसे जैसे हम इसको नजदीक लेके आ रहे हैं, वैसे वैसे आप देखो कि क्या हो रहा है, यहां पर क्या आ रहा है। क्या ये लाइन इसको ऐसे पॉइंट ए पर टच करती हुई चली जाएगी क्या? इस तरह से इस ए पॉइंट पर क्या इसे टच करती हुई चली जाएगी लाइन? जैसे जैसे हम बी को नजदीक करते जाएंगे तो ए एकदम, जो बी है एकदम ए के नजदीक आ जाएगा, तो उस केस में आपका डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई ये? Yes. तो यही जो टच करने वाली लाइन, जो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स को टच करने वाली लाइन है, इसका नाम होता है टेंजेंट। और इस टेंजेंट का अगर हम रेफरेंस एंगल के रेफरेंस एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें तो थीटा टी बोले अगर हम, तो क्या बेटा यही आपका आ जाएगा टेन थीटा टी के बराबर। टेंजेंट का एंगल एक्स एक्सिस से उसका टेन ले ले हमने, तो डी वाई डी एक्स और कुछ थोड़े ही है। आपने यहां पर क्या किया, एक कर्व पर जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट बनाया उस पॉइंट पर आपने उस टेंजेंट का स्लोप ले लिया ना। ये क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। और यही आपका क्या है, ये वर्ड एवरेज के जगह पर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, बस केवल रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इसे बोलेंगे। और बेटा इस वाली चीज को हम एक और नाम दे सकते हैं, tan थीटा s को हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ
सेकेंड, इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ सेकेंड। ये आपका सेकेंड है, ये भी आपका सेकेंड है, और यही सेकेंड आप जब एक कर्व को 2 पॉइंट पर जो लाइन कट कर रही है वो सेकेंड है, और उसको आप ऐसा करो कि वो लाइन बाहर निकलते निकलते उस कर्व को टच कर जाए, तो टच करते ही वो सेकेंड क्या नाम हो जाता है उसका, टेंजेंट। और टेंजेंट में आप देखो कि जब ये वाली हमने लाइन रेड कलर वाली बनाई है, तो यहां पर आपका डेल्टा एक्स, पहले डेल्टा एक्स इतना बड़ा था, देखो पहले डेल्टा एक्स इतना बड़ा था, इसके बाद जब हम बी को यहां ले गए तो आपका डेल्टा एक्स इतना बड़ा हो गया, और जैसे जैसे हम बी को ऐसे लेके चले जाएंगे, यहां लेके आए तो डेल्टा एक्स आपका और छोटा, डेल्टा एक्स और छोटा, जैसे जैसे बी को हम ए के नजदीक लेते जाएंगे तो डेल्टा एक्स आपका टेंडिंग टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और आपका जो ये सेकेंड है उस आप y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ को टच कर जा रहा है, और वो क्या बन जा रहा है, टेंजेंट। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप क्या होता है, जो भी लाइन है उसका रेफरेंस एक्सिस के साथ एंगल का tan ले लीजिए तो उसे हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर हुई बात बेटा? ये स्लोप का मतलब क्या होता है, किसी एक्सिस के साथ, किसी लाइन के साथ किसी दूसरी लाइन का झुकाव, इंक्लाइनेशन, वही आपका स्लोप होता है। स्लोप निकालने का तरीका, उस एंगल का tan लेते हैं हम लोग, तो आपके पास जब ये टेंजेंट आया तो एंगल क्या आया, थीटा टी, ये एंगल क्या है, थीटा टी। और जब यही टेंजेंट आप पीछे लेके चले जाओ तो सेकंड बन गया, तो आपका एंगल क्या था, थीटा एस। देखो मैंने सेकंड के लिए थीटा एस लिखा और टेंजेंट के लिए थीटा टी लिखा मैंने। तो समझ में आई बात? तो स्लोप ऑफ सेकेंड आपको क्या देता है, ये बात याद रखिएगा। स्लोप ऑफ सेकेंड आपको क्या देता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और रेट को जनरली हम लोग, अगर ये एक्सिस टी आपका एक्स जो है ना, ये टाइम का एक्सिस होता है, तो इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अगर ये एक्स आपका टाइम हो जाए तो इसे इंस्टेंटेनियस रेट बोल देंगे। वैसे जनरली हम इसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस तो आपको किसी भी ग्राफ पर आप अगर वहां पर आप टेंजेंट, जिस पॉइंट पर बात की जा रही है उस पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो उस टेंजेंट का स्लोप वहां पर आपको क्या देगा। जैसे मान लो अब इस वाली चीज को मैं थोड़ा सा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ले आ रहा हूं और मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा। मान लो ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, और ये है टाइम एक्सिस। अब कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पर आपसे बात किया जा रहा है और इस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट बनाया इस पॉइंट पर, और इस टेंजेंट का इस टाइम एक्सिस के साथ एंगल है थीटा। तो आप बताओ tan थीटा आपको क्या देगा, dx dt देगा। जैसे tan थीटा आपको क्या दे रहा है, ये dy dt, वैसे ही ये क्या देगा, dx dt देगा ये। और इसे क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम। और विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर किसी का रेट या पोजीशन चेंज हो रहा है तो यही तो वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी होती क्या है, पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब अगर आपके पास पोजीशन और टाइम का ग्राफ पता है तो उस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी पता करनी है तो उस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो और टेंजेंट का स्लोप निकाल दो, बस आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। पार्टिकल अगर कहीं चल रहा है और उसकी पोजीशन टाइम का ग्राफ आपको पता है तो आप उस पोजीशन टाइम ग्राफ का जगह जगह पर स्लोप निकाल दो टेंजेंट का, और टेंजेंट का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अगर मान लो आपने टेंजेंट की जगह पे सेकंड बना दिया, सेकंड मतलब आपने ये लाइन ऐसे कट करके लेके चले गए, तो इस पॉइंट्स के बीच में अगर ये टाइम है तो इन दो टाइम के बीच में t1 और t2, इन टाइम के बीच में अगर आपका ये टाइम है, ये पोजीशन का चेंज, ये आपका डेल्टा एक्स होगा और ये डेल्टा टी होगा।
और इस समय अगर इसका ये एंगल देखा जाए तो ये एंगल अगर थीटा डैश है तो आपका tan थीटा डैश इक्वल टू क्या देगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ही यही होता है कि आपके पोजीशन का चेंज डिवाइड बाय टाइम इंटरवल ही आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है। तो ये ग्राफ जो हमने आपको सिखाया है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो इसलिए कराया है कि आगे के चैप्टर्स में हमें इसका यूज करना होगा। तो जब कभी हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो क्या करेंगे, हम सेकंड बनाएंगे उन दो टाइम इंटरवल के बीच में, और जब कभी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होगी किसी इंस्टेंट पे, तो उस इंस्टेंट पे उस टाइम पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टचिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, और टचिंग लाइन का आपका रेफरेंस एक्सिस से जो एंगल होगा उस एंगल का tan ले लेंगे, तो tan थीटा आपका क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा ये? यस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो डिफरेंशिएशन होता है ये कुछ और नहीं है, ये डिफरेंशिएशन ग्राफिकली क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो मैंने पहले भी बात किया था, ये मैंने आज बात किया है। और स्लोप का मतलब ही आपको पता है कि कोई भी अगर मान लो एक लाइन है, ये एक्सिस है x, और ये एक लाइन है, ये लाइन l, तो इस लाइन का स्लोप मतलब यहां से आप इसका एंगल पता करो और इस एंगल का tan ले लो, और इसी स्लोप का सिंबल होता था, याद करिए हम स्ट्रेट लाइन में m देते थे ना, m इक्वल टू tan थीटा, वही तो स्लोप था आपका, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो आपको यहां पर dy dx कुछ और नहीं दे रहा है, आपको टेंजेंट का स्लोप दे रहा है, और डेल्टा x डेल्टा y बाई डेल्टा x आपको क्या दे रहा है, सेकंड का स्लोप दे रहा है। और सेकंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो वो सेकंड है। और उसी सेकंड को थोड़ा सा ग्राफ से धीरे धीरे बाहर निकालो, उसका कटिंग कम करते जाओ, तो वो ग्राफ को टच कर जाएगी, जिस पॉइंट पे टच करेगी उसे उसको बोलेंगे उस पॉइंट का टेंजेंट। तो टेंजेंट और सेकंड में बात समझ में आ गई कि टेंजेंट क्या है और सेकंड क्या है? यस सर। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग इसको नोट कर लिए ना? यस। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन का। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है ऐसा फंक्शन जो आपका इंडिपेंडेंट की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो डिपेंडेंट की वैल्यू अपने आप बढ़ती जा रही है, तो वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है और वर्टिकल एक्सिस डिपेंडेंट एक्सिस होती है, तो इंडिपेंडेंट एक्सिस पर आप आगे बढ़ते जाओ तो डिपेंडेंट एक्सिस भी अपना उस पर जो वैल्यू है ग्राफ की आगे बढ़ती जाए, इंक्रीज होती जाए, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग ग्राफ दो तरह के होते हैं, एक आपका ऐसा इंक्रीजिंग होगा, मैं दोनों पहले यहां बना दे रहा हूं, और इसके बाद हम इन दोनों की एनालिसिस एक साथ करेंगे अभी। और सब कुछ अभी हम x और y के फॉर्म में बात कर रहे हैं, ये y आपका, ये x, ये आपका ये x, और ये है y। तो कोई चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो भाई ऐसे इंक्रीज हो सकती है,
ठीक है। अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो ऐसे भी इंक्रीज हो सकती है, दोनों तरीके से तो इंक्रीज हो सकती है ना कोई चीज। और देखो इंक्रीज होने का मतलब है कि आप एक्स में आगे जाओ, बढ़ते जाओ, तो वाई में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना। यहाँ भी एक्स में आगे बढ़ने पर वाई में वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन ये होगा। समझ में आई बात बेटा ये? तो ये दोनों फंक्शंस कैसे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बोलो। यस सर। ठीक। अब देखो, मान लो कि यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया और यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया, सेम उसी तरह से यहां पर एक पॉइंट ले लिया और यहां पर एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट के अभी हम नाम लिखेंगे। पहले यहां पर हम कुछ टेंजेंट बनाएं। इस पॉइंट का टेंजेंट ये है आपका टचिंग लाइन, और इस पॉइंट का टेंजेंट ये है टचिंग लाइन। उसी तरह से इस पॉइंट का टेंजेंट ये है टचिंग लाइन, और इस पॉइंट का टेंजेंट ये है टचिंग लाइन। हमने टचिंग लाइन बना दी, ठीक है। और इन पॉइंट्स पर टचिंग लाइन बनाया। अब इस पर हम थोड़ा सा इनके कुछ नाम लिख दें। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। सेम उसी तरह से ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। अब इस वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ में आप बताना, अगर हम इसका एक्स एक्सिस यहां ऐसे बना दें और यहां भी अपना एक्स एक्सिस बना दें, यहां भी हम अपना एक्स एक्सिस बना दें ऐसे, और ये भी ऐसे एक्स एक्सिस बना दें, तो आप बताओ इस ए पॉइंट पर इसका एंगल जो है थीटा ए है और बी पॉइंट पर एंगल इसका होगा थीटा बी। सेम उसी तरह से यहां पर ए पॉइंट का एंगल क्या है, थीटा ए, और बी पॉइंट पे एंगल क्या है, थीटा बी। यहां पर थीटा ए और थीटा बी में कौन बड़ा है बेटा? बोलो, थीटा ए और थीटा बी में कौन बड़ा है? सर थीटा बी। थीटा बी बड़ा है। अगर थीटा बी बड़ा है तो अगर हम बात करें टेन थीटा ए और टेन थीटा बी में कौन बड़ा होगा? अगर एंगल बढ़ रहा है तो थीटा टेन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। टेन थीटा बी बड़ा होगा, टेन थीटा ए छोटा होगा। और टेन थीटा ए मतलब यहां पर टेंजेंट का स्लोप है ना, तो यहां पर हम बात कह सकते हैं क्या कि ऐसे लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y with respect to x at a, और यहां पे लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y with respect to x at b, ऐसा लिख सकते हैं क्या? टेन थीटा आपका क्या है, वही वाली चीज अभी बताई मैंने। तो ये बड़ा होगा क्या, मतलब बी पॉइंट पर इंक्रीज का रेट जो है वो ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ए के। मतलब कोई चीज पहले धीमे धीमे बढ़ रही थी और एकाएक बहुत तेजी से बढ़ गई। जैसे मान लो सक्षम की हाइट। समझ में आई बात ये? तो जिस तरह से आपका ग्रोथ हुआ, उस ग्रोथ को देखो और उसको अपने ग्रोथ को आप हाइट को देखो और टाइम को देखो। एक समय तक ग्रोथ धीमे 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 हुआ, फिर एकाएक तेजी से हो गया। तो ये क्या हुआ आपका, पहले आपका इंक्रीज धीमे धीमे हो रहा था, इसके बाद फिर एकाएक आपकी हाइट बढ़ गई। तो ऐसा भी तो हमारे रियल लाइफ में होगा कि पहले कोई चीज धीमे धीमे से, मान लो इस समय मार्केट में आप देखो, गर्मी का समय है, मार्केट में आम, शुरुआत में आपको मार्केट में इक्के दुक्के फल के दुकानों पर आम दिखेंगे, इसके बाद तो फिर एकाएक आपको मार्केट में हर जगह आम दिखने लगेगा। तो आम का जो क्वांटिटी है वो एकाएक बढ़ जाती है, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर बढ़ जाती है बीच में, और रेट उसी हिसाब से डिक्रीज भी हो जाता है। जब भाई क्वांटिटी बढ़ गई तो रेट डिक्रीज हो जाता है। समझ में आई बात ये? यस सर। और यहां पर देखो इस वाले ग्राफ में एक्स, ये थीटा ए और थीटा बी में देखो, थीटा ए आपका क्या है, एंगल ज्यादा है, थीटा ए
ग्रेटर देन थीटा बी, थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी है, तो आप बताओ tan थीटा ए क्या होगा, ग्रेटर देन tan थीटा बी। मतलब आपका ए पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप ज्यादा है और बी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कम है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं क्या, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y with respect to x at a greater than rate of increase of y with respect to x at b। ए पर इंक्रीज का रेट ज्यादा है और बी पर इंक्रीज का रेट कम है। जैसे अगर मैंने अभी एग्जांपल लिया आम का, शुरुआत में जब आम मार्केट में आता है तो उसका रेट ज्यादा होता है, मतलब पर किलो उसका रेट काफी ज्यादा होता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है, बारिश हो गई 2 बार 3 बार 4 बार, तो फिर आम हर जगह पक जाते हैं और मार्केट में ज्यादा आ जाता है, तो रेट कम हो जाता है। तो पहले आपका रेट ज्यादा था और रेट कम हो गया। तो भाई ये चीज आप देख सकते हो कि टाइम, मान लो ये एक्स आपका टाइम है और ये वाई आपका रुपीज है, तो आप देखो एक को जब टाइम कम था, अभी शुरुआती दौर में रेट ज्यादा था, उसके बाद तो फिर आपका जैसे जैसे चीजें आपकी बढ़ती जा रही हैं, रेट आपका क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। समझ में आई बात बेटा ये? तो इंक्रीज लेकिन हो रहा है, इंक्रीज ही, लेकिन वो इंक्रीज का रेट क्या है, वो धीमे, पहले तेजी से इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। यहां पर क्या है, पहले बहुत धीमे धीमे इंक्रीज हुआ, लेकिन इसके बाद एकाएक तेजी से इंक्रीज हो गया। यहां पर क्या, बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर वो इंक्रीज का रेट धीमे धीमे हो गया। तो इंक्रीज ही हो रहा है, ए की वैल्यू बी से छोटी ही है। देखो अभी भी ए पर जो वैल्यू है वाई की, वो बी से छोटी है, लेकिन ए के इर्द गिर्द चेंज बहुत तेजी से हो रहा है और बी के इर्द गिर्द चेंज बहुत धीमे धीमे हो रहा है। जैसे इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में बी के इर्द गिर्द आओ तो इस वैल्यू में परिवर्तन बहुत धीमे धीमे हो रही है। अगर ए के इर्द गिर्द हो तो इस वैल्यू में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रही है। जब आप ए के इर्द गिर्द यहां हो तो यहाँ पे परिवर्तन बहुत धीमे धीमे हो रहा है। जब आप इसके नजदीक हो तो यहाँ पर आपका परिवर्तन जो चेंज है बहुत तेजी से हो रहा है। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस ठीक है, तो ये सर, ये इंक्रीज, कैसे पता चलेगा कि एंगल कौन सा बड़ा है? जैसे भाई आप देखो ना ग्राफ में, ग्राफ का नेचर देख के नहीं समझ में आ रहा है? जो ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ मुड़ने लगे, ध्यान समझना, यस जो ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ एकदम खड़ी होने लगे, तो इसका मतलब है कि वहां पर अगर टेंजेंट बनाओगे तो वो एंगल बड़ा बनाएगा। और जो एक्स एक्सिस से सटने जा रही हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल होने वाली हो, तो वहां पर आपका एंगल एक्स एक्सिस से क्या होगा, छोटा बनेगा। हम एंगल कहां से नाप रहे हैं, हमारा ये वाला जो लाइन है, ये लाइन कौन सा है, ये एक्स एक्सिस ही तो है भाई ये। यस सर समझ में आ गई बात ये? यस ठीक है, तो ये फंक्शंस आपके क्या होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं। उसी तरीके से नोट कर लिया इसको ना, यस सर इसी तरीके से अब आपके डिक्रीजिंग फंक्शंस भी होते हैं। तो डिक्रीज भी आपका दो तरीके से होगा, एक बार पहले बहुत तेजी से डिक्रीज होके फिर धीमे धीमे डिक्रीज होने लगे, एक बार बहुत धीमे धीमे डिक्रीज हो रहा है लेकिन एकाएक तेजी से डिक्रीज हो जाएगा। हाँ एक चीज और, आप देखो यहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन का, देखो यहां पर एंगल जो है वो एंगल बेटा 90 से छोटा ही तो है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें dy dx, तो dy dx ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। रेट ऑफ चेंज आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। यस ठीक है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, और भाई इसी को हम क्या बोलते हैं, एम भी तो बोलते हैं, स्लोप ही तो होता है ये भी। तो स्लोप यस आपका यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब जो एंगल होगा वो 0 से 90 के बीच का होगा। ठीक है, दूसरा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन।
डिक्रीजिंग नेचर भी दो तरह से हो सकता है। ये y, ये x, और फिर से यहां देखो ये y, ये x। अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो ऐसे भी डिक्रीज हो सकती है, कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो ऐसे भी डिक्रीज हो सकती है। दोनों केस में आप देखो x के आगे बढ़ने पर y की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना। यहाँ x के आगे बढ़ने पर y की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दोनों जगह पे ये क्या है, डिक्रीजिंग ही तो है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से एक पॉइंट बना लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ बना लेते हैं। हम यहाँ पर टेंजेंट बनाओ और यहाँ पर टेंजेंट बनाओ। सेम उसी तरह से इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाओ और एक टेंजेंट यहाँ पर बनाओ। ये ऐसे टेंजेंट बनाओ। ठीक है, अगर इस टेंजेंट के लिए हम अपना एक्सिस ऐसे देखें, एक्स एक्सिस, और यहां पर भी हम अपने एक्सिस को देखें ये, तो आप बताओ ये वाला इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया और इसे हमने बी नाम दे दिया। सेम उसी तरह से ये पॉइंट पर आपका नाम बी है और इस पॉइंट पर इसका नाम आपका ए है। तो आप बताओ ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल क्या है, छोटा है। ऐसे, लेकिन दोनों के दोनों एंगल 90 से बड़े हैं, तो यहाँ पर स्लोप आपका क्या होगा, निगेटिव। मतलब dy dx अगर आप निकालोगे तो लेस देन क्या होगा, 0 हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन का रेट ऑफ चेंज डिक्रीज मतलब निगेटिव होता है। अब रेट ऑफ चेंज तो दो तरीके का होता है, रेट ऑफ इंक्रीज भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज भी बोल सकते हैं। तो अब देखो हम यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीज की बात करने जा रहे हैं। भाई अगर हम इस एंगल को देखें तो हमें तो रेट ऑफ चेंज मिलेगा, हमें रेट ऑफ डिक्रीज चाहिए कि रेट ऑफ डिक्रीज क्या है। भाई अगर हम इस एंगल को छोड़ के ये वाला एंगल अगर देखें और इसे माने हम थीटा बी और इसे माने हम थीटा ए, तो बेटा ये वाला क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा बी, और ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा ए होगा। सेम उसी तरह से यहां पर देखो, यहां पर ये थीटा बी है और ये क्या है, थीटा ए है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा ए, और यहाँ पे क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा बी। हमें 180 डिग्री वाले एंगल को देख के बहुत ज्यादा मतलब नहीं करना है, हमें बस मालूम हो गया कि हाँ भाई स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना रहा है, तो वहां पर स्लोप आपका निगेटिव होगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका निगेटिव होगा, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल है, टेन की वैल्यू उस पर देखी जाएगी तो निगेटिव आएगी। ठीक है, मेन बात ये है कि अब देखो यहां पर ये वाला एंगल थीटा बी और थीटा ए में क्या है आपका, अगर ये y एक्सिस के मतलब जो स्लोप है, जो लाइन है वो y एक्सिस के नजदीक मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री के एंगल के नजदीक जा रही है। इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पर अगर आप थोड़ा सा x में परिवर्तन करो तो y में परिवर्तन बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब वहां पर डिक्रीज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और अगर ए पॉइंट पर देखो पहले वाले ग्राफ में, तो ए पॉइंट पर आप देखो कि थोड़ा सा एक्स में परिवर्तन करो तो वाई में परिवर्तन कम होने वाला है। एक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, जैसे मतलब ये ग्राफ मैं ऐसे बना दूं यहाँ पे और यहाँ पर देखें, और ये आपका लाइन एक्स है, तो अब देखो ये आप देखो यहाँ पर एक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं बेटा हम, तो आप वाई में देखो ना चेंज कितना ज्यादा दिख रहा है। और यहाँ पर हम आके एक्स में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो y में चेंज देखो कितना कम दिख रहा है, यही तो चेंज है y में, ये वाला चेंज y का चेंज है ये, और यहाँ पर देखो कितना छोटा सा चेंज आपको y में दिखा।
इसका मतलब रेट ऑफ डिक्रीज यहां पर ज्यादा होगा और रेट ऑफ डिक्रीज यहां पर कम होगा। तो अगर यहां पर मैं थीटा ए और थीटा बी, इस वाले थीटा की बात कर रहा हूं बेटा, वो इस वाले थीटा की बात कर रहे हैं, ये तो एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा ए ये है, और ये बताएगा कि आपका dy dx निगेटिव है कि पॉजिटिव। अब हम चूंकि डिक्रीज देखना है तो हम यहां पर बात करें थीटा बी और थीटा ए में थीटा बी बड़ा है, तो आप अगर बात करो यहां पे tan थीटा बी बड़ा होगा किससे, tan थीटा ए से। और इस केस में हम यहां बोल सकते हैं रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y with respect to x at b greater than rate of decrease of y with respect to x at a। rate of decrease of y with respect to x at a ये आपका क्या है, कम है, और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट b ज्यादा है, क्योंकि इस पॉइंट पर डिक्रीज तेजी से हो रहा है और इस पॉइंट पर डिक्रीज धीमे धीमे हो रहा है। सेम उसी तरह से यहां पर बेटा आपका थीटा a बड़ा है किससे, थीटा b से। तो यहां पर देखा जाए tan थीटा a ग्रेटर होगा tan थीटा b के, और यहां पर देखा जाए तो फिर ये लिखेंगे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y with respect to x at a greater than rate of decrease of y with respect to x at b। rate of decrease of y with respect to x at b आपका क्या होगा, कम होगा, और यहां पर a पर डिक्रीज का रेट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन आप देखो y एक्सिस के एकदम नजदीक है, और जितना y एक्सिस के नजदीक जाएगी, y एक्सिस के एंगल को टच करेगी, वो मतलब 90 डिग्री के एंगल पे जाएगी, उतना ही वहां पर आपका डिक्रीज तेज होगा। जैसे मान लो आप खुद समझो भाई, आप अगर एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तो अगर ये पहाड़ ऐसे मान लो कि थोड़ा धीरे 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 उठ रहा है, तो यहां पर स्लिप करने का रेट आपका क्या होगा, कम होगा ना। मतलब आप ऊपर भी धीमे धीमे चढ़ोगे और नीचे भी धीमे धीमे उतरोगे। लेकिन अगर ये एकाएक ऐसा हो जाए तो यहां पर आप बताओ थोड़ा सा एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो आप इतनी ऊंचाई चढ़ जाओगे, जबकि इसमें एक कदम आगे बढ़ाओगे तो आपकी ऊंचाई में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस रास्ते पे जा रहे हो, एक कदम आगे बढ़ाए तो आपकी ऊंचाई में इतना परिवर्तन आ गया। इसका मतलब इस पॉइंट पर आपने चढ़ा भी तो तेजी से चढ़ा, और अगर यहां पर कहीं स्लिप हुए तो गिरे हुए भी तो तेजी से आपका हाइट का फॉल होगा। समझ में आई बात ये? तो आप बताओ यहां पर तेजी से फिसलोगे कि यहां पर तेजी से फिसलोगे, बी पर कि ए पर, इस वाले ग्राफ में? बी पे फिसलोगे। इसका मतलब अगर तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो तो बी पॉइंट पर आओगे तो बी पॉइंट बहुत तेज से फिसल जाओगे, मतलब थोड़ा सा आपने एक्स में चला तो वाई में ज्यादा आप चल जाओगे, तो डिक्रीज आपका हाइट में या डिक्रीज आपका वाई में तेज होगा, और ए पर डिक्रीज क्या होगा, वाई में कम होगा। मतलब जब डिक्रीज या इंक्रीज की बात करते हैं ना, तो सिंपली अपने ग्राफ को ऐसा कर दो। मतलब सिंपल आपका ग्राफ अगर ये है तो आपको देखा जा रहा है, मान लो कि ये एक्सिस आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो आप यहां पर एक्स मानो और एक्स में थोड़ा आगे बढ़ो तो देखो कि वाई में कहां पहुंचे, आप यहां पहुंच गए ना। और पहले वाई में ये थे, तो ये चेंज इन वाई है और ये चेंज इन आपका क्या है, एक्स है। तो आप एक्स में चेंज करोगे थोड़ा सा तो वाई में चेंज डेल्टा वाई अगर ज्यादा हो रहा है तो वहां पर रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा है, और अगर वहां पे कम हो रहा है तो रेट ऑफ इंक्रीज कम है। एक्स में सेम चेंज करो, वाई में देखो दोनों जगहों पर क्या चेंज आ रहा है। तो यहां पर आप एक्स में चेंज अगर थोड़ा सा करोगे तो वाई में चेंज, वाई में डिक्रीज ज्यादा होगा, और यहां पर अगर एक्स में थोड़ा चेंज करोगे तो वाई में डिक्रीज कम होगा।
सेम उसी तरह से यहां पर अगर देखोगे x में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो y में चेंज कम होगा, और यहां पर x में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो y में चेंज, देखो ये ग्राफ कहां जा रहा है ऐसे, तो इतना चेंज आ जाएगा। तो जहां पर x में थोड़ा आगे बढ़ने पर y में चेंज ज्यादा आ रहा है, तो वहां पर रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपका फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग फंक्शन का dy dx तो एक्चुअल में हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस से जो ये एंगल है, तो ये एंगल आपका 90 से बड़ा है, तो इसलिए वहां पर dy dx तो निगेटिव होगा। और निगेटिव dy dx अगर कहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो डिक्रीजिंग है। अब अगर डिक्रीजिंग है तो आप इस वाले एंगल से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना करो, आप किस वाले एंगल से करो, निगेटिव एक्स एक्सिस के एंगल को देखो। तो निगेटिव एक्स एक्सिस से अगर ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है तो वहां रेट ऑफ डिक्रीज ज्यादा होगा, अगर निगेटिव एक्स एक्सिस से छोटा एंगल बना रहा है तो रेट ऑफ डिक्रीज वहां पर कम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यस। चलो तो आज हम क्लास यहीं रोकेंगे, और कल जो संडे को हम तुम्हारा अब इसमें बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की, और कल ही हम कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को इंटीग्रेशन जो है वो पूरा खत्म कर दे। तो कल बेसिक मैथमेटिक्स का हम कोशिश ये करेंगे कि आपको लास्ट एकदम कंप्लीट कर दें। ठीक है, यस। तो आज क्लास यहीं पर रोकेंगे, कल हम क्लास के लिए तुम लोगों को मैसेज कर देंगे, कल क्लास होगी और वो शाम को ही क्लास रहेगी। कल तो कोई क्लास उधर नहीं ना होगी ना? नो सर। ठीक, तो हम क्लास कल ही रखेंगे और कल शाम को मैसेज कर देंगे तुम लोगों को ना। ठीक है सर ये ग्राफ हमें लर्न करना जरूरी है, जैसे ऐसे कुछ कंसेप्ट बस पता रहना चाहिए ना? हाँ, कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये ग्राफ ऐसा थोड़े ग्राफ आपको मिलेगा, ये हमेशा, ये तो मैंने एक जनरल ग्राफ बताया है, ये हमेशा ऐसा ही थोड़े मिलेगा। ये बस हाँ आपको ये बात समझने के लिए बनाया है कि भाई देखो डिक्रीजिंग फंक्शन दो तरह से वैरी करते हैं, कि शुरुआत में धीमे धीमे डिक्रीज करे फिर एकाएक तेजी से डिक्रीज करने लगे, और इंक्रीजिंग भी दो तरह के होते हैं, शुरुआत में धीरे धीरे इंक्रीज करे फिर एकाएक तेजी से इंक्रीज कर जाए। तो इस तरह से आपके दो, हमने चारों का अपना अलग अलग इसको बता दिया है। तो मतलब इंक्रीज या डिक्रीज इस चार तरीके से वैरी करेगा। तो वो तो जो आपको जैसा ग्राफ मिलेगा, कोई जरूरी थोड़े है कि ऐसा ही ग्राफ होगा, वो ये कोई जरूरी नहीं है बेटा ना। यस। ठीक है, तो ये जैसा ग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। ठीक, यस। अब जैसे मैं मान लो तुमसे अगर ये बात कहूं कि आप बताओ साइन का ग्राफ ये होता है, ये कहां पे होता है, π/2 पे। π/2 पर इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। भाई π/4 की वैल्यू, π/4 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। अच्छा, 1/√2 की वैल्यू जानते हो क्या होती है, 0.707 होती है ये, और 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है। अब आप बताओ, हमने इसको दो भागों में बांट दिया, 0 π/4 एंड π/2, इक्वल इंटरवल्स बनाए मैंने π/2। तो आप बताओ 0 पर ग्राफ ये था, π/2 पे ये यहां पहुंच गया, और π/4 पे यहां पहुंच गया, और π/2 पर थोड़ा सा आगे बढ़ा, क्योंकि 0.7 तक तो पहुंच गया, अब 0.7 से 1 ही जाना था ना। तो आपका जो ग्राफ साइन का हो रहा है वो ग्राफ आपका क्या है, 0 से π/4 में तेजी से इंक्रीज कर रहा है, मतलब 0 से 0.707 तक π/4 में पहुंच गया, और अगले π/4 में वो 0.707 से 1 ही तक पहुंचा है। भाई इंक्रीज तो हो रहा है ना, लेकिन वो इंक्रीज 0 से π/4 तक अलग नेचर में हो रहा है, और π/4 से π/2 तक अलग हो रहा है। यही तो बात हम समझा रहे हैं आपको। यस। समझ में आई बात? यस। सेम उसी तरह से π/2 के बाद यहां पे आप जाओ तो आप देखो ये डिक्रीज धीमे धीमे हो रहा है, लेकिन इसके बाद एकाएक डिक्रीज होकर 0 हो जा रहा है। तो डिक्रीज भी आपका शुरुआत में धीमे धीमे हुआ, बाद में तेजी से हो गया। तो अगर तुम इस पॉइंट पर
टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट का स्लोप ज्यादा मिलेगा, इस पॉइंट पे कम मिलेगा, यहां पर स्लोप कम मिलेगा, यहां पे फिर ज्यादा मिलेगा आपको। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। तो मेन कंसेप्ट यही है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। तो हमें ये देखना जरूरी है, और मैथमेटिक्स में ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिजिक्स में तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स में जरूरत होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में खूब जरूरत होगा। जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करेंगे ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन की बात जरूर करेंगे। अच्छा, एक चीज बताना, तो थोड़ा गेस करना कि अगर कोई भी ग्राफ पहले बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद घटने लगे, तो वो अपनी कौन सी वैल्यू को टच करके घटेगा? पहले कोई ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज होने लगे, तो बताओ वो अपनी कौन सी वैल्यू को टच करेगा? मैक्सिमम। वेरी गुड, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगा। समझ में आई बात ये? इसका मतलब अगर कोई ग्राफ इंक्रीजिंग है, उसके बाद वो डिक्रीजिंग हो गया, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग के बीच में वो अपने मैक्सिमम पॉइंट को टच करेगा, वहां पे उसका एक मैक्सिमा होगा। और अगर कोई ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करके इंक्रीज होने लगे, इसका मतलब डिक्रीज करके करके अपने मिनिमम वैल्यू पर जाके टच करके फिर तब इंक्रीज करेगा ना वो। यस। तो इसका मतलब वहां पर मिनिमा होगा। यस। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है ग्राफ, तो बीच में मैक्सिमम मिलेगा, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, तो बीच में उसके एक मिनिमा मिलेगा। तो मैक्सिमम मिनिमा वाली बात भी हम लोग कल की क्लास में करेंगे। और मैक्सिमम मिनिमा ही एक आपका और है, मतलब इसमें फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन। इसके बाद आ जाएंगे हम इंटीग्रेशन पे। ठीक है? यस। ठीक ठीक, चलो तो क्लास हम ऑफ कर रहे हैं ना।